नमस्कार, स्वागत है आपका द प्रिंट में। मैं हूं नीलम पांडे और आप देख रहे हैं हमारा साप्ताहिक प्रोग्राम पॉलिटिक्स अनफिल्टर्ड विद डीके सिंह, जहां राजनीति से जुड़े प्रश्नों का जवाब दिया जाता है। लेकिन इससे पहले कि मैं आज के शो की शुरुआत करूं हमारे व्यूअर्स के प्रश्नों के साथ, मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। आपने देखा होगा आज एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो भी एलिगेशंस थे उनको एक तरह से कह दिया है कि वो गलत थे। कैसे आप इस पूरे प्रक्रिया को देखते हैं और ये आप और केजरीवाल और सिसोदिया जी के लिए इसके क्या महत्व है? देखिए, एक बहुत बड़ी मोरल विक्ट्री तो है। बिकॉज एक स्कैम की एक तलवार जो लटकती रहती थी केजरीवाल के ऊपर, क्योंकि इनका जो पूरा आपका आप एंटी करप्शन मूवमेंट से ये एक पार्टी का बर्थ हुआ था, आम आदमी पार्टी का। और उसके बाद इस तरह के एलिगेशंस लगना, वो दिल्ली इलेक्शंस में कई सारे फैक्टर थे, दिल्ली असेंबली इलेक्शन में, बट ये भी एक इनका जो एक मोरल हाई ग्राउंड जो था कि एंटी करप्शन क्रूसेडर हैं, उसको काफ़ी इम्पैक्ट किया था ये लिकर स्कैम में इनके एलिजिड इन्वॉल्वमेंट के कारण। वो ख़त्म हो गया है, तो पार्टी के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री है। लेकिन इसका लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल फॉलोआउट क्या होगा, उसको देखना पड़ेगा हमें। देखिए, अभी ऐसा नहीं है कि केवल उस समय का देखें कि एंटी करप्शन क्रूसेडर का इनका कब बना था। एक केवल ये नहीं था कि केवल इसी के कारण वो बने जो बने। उसके पहले आप याद कीजिए, 2013 में ये पहली बार इलेक्शन लड़े थे। उसके पहले 15 साल तक शीला दीक्षित की सरकार थी, 3 टर्म्स की एंटी इनकम्बेंसी थी। तब तक आपका ऑलमोस्ट 9 ईयर्स का आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह गवर्नमेंट का सेंटर में उनकी एंटी इनकम्बेंसी थी। और तब ये एंटी करप्शन मूवमेंट चला। बहुत सारे फैक्टर थे, उसी समय नरेंद्र मोदी भी निकल के आ रहे थे। तो उन सबों से मिल के जो एक बना आम आदमी पार्टी का इमेज, तो एंटी करप्शन वाला एक उसका पार्ट था। लेकिन उसी को लेके अब लगातार नहीं चलते हैं, क्योंकि केवल एंटी करप्शन क्रूसेडर अपने आप को प्रोजेक्ट करने आपको वोट मिलेगा। आपको याद होगा बिहार में प्रशांत किशोर ने भी इन्होंने कोशिश की, कई मिनिस्टर्स के खिलाफ बहुत सारे आरोप लगाए, और उनका भी ये थे कि हम पूरा एंटी करप्शन क्रूसेडर हम भी हैं। लेकिन वो काम नहीं किया, बिकॉज इलेक्शन में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। और स्पेशली जब आप 3 टर्म दिल्ली में आप रूल कर चुके हैं, तो लोग आपको गवर्नेंस पे जज करते हैं। तो पहले जैसे दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस था, नेचुरली दिल्ली में उसको जो है सो लोगों ने उस ठुकरा दिया। अब लोग देख रहे हैं पंजाब मॉडल ऑफ गवर्नेंस, और वहाँ पंजाब की स्थिति उतनी अच्छी है नहीं। अभी जिनकी सरकार है, काफ़ी आलोचनाएं हो रही है, काफ़ी क्रिटिसिज्म उनका हो रहा है। तो इनका मोमेंटम कब से पकड़ेगा, क्योंकि अगला पंजाब अगले साल का जो होगा इलेक्शन, वो बहुत बड़ा टेस्ट होगा इनके लिए। और पंजाब में केजरीवाल फैक्टर नहीं है। जब ये गए थे तो पंजाब का भी पॉलिटिक्स उस समय का देखिए आप, पिछले इलेक्शन का, कि लोग अकाली दल और कांग्रेस दोनों से ऊब चुके थे। उनको एक थर्ड ऑल्टरनेटिव चाहिए था, जो कि उनको आप में नज़र आया कि शायद ये कुछ करें। लेकिन डिलीवरी अभी तक का पंजाब गवर्नमेंट का देखने डिलीवरी है नहीं। तो चूँकि इस केस का इनके ऊपर से एक हट गया है, इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पंजाब में नहीं होगा। पंजाब में इम्पैक्ट होगा वहाँ का गवर्नेंस कैसा रहा है, भगवंत मान ने कैसा किया है, और वो रिजल्ट बहुत इम्पैक्ट होगा। जो भी रिजल्ट पंजाब में आता है कि इनका आगे का जो है, जो गुजरात देख रहे हैं। देखिए, गुजरात में भी अब इतने सालों से अब बीजेपी की सरकार है। अब वहाँ भी ऑल्टरनेटिव, और वहाँ जब गुजरात इलेक्शन में जब भी जाएंगे घूमेंगे पिछले 2-3 इलेक्शन से, कि ऑल्टरनेटिव की तलाश तो है। और यही कारण था कि पिछले इलेक्शन में केजरीवाल करीब 13% वोट ले गए आम आदमी पार्टी। वहाँ पे सीट 5 ही जीती, लेकिन 13% वोट्स काफ़ी होता है। तो लेकिन वो मोमेंटम अगर इनका पंजाब से जनरेट हुआ, तो फिर आगे जाके काफ़ी एक कैरी ऑन करेगा। दूसरा फैक्टर वो है कि कांग्रेस कैसे रिएक्ट करती है। कांग्रेस अभी गुजरात में बस वैसे ही कभी कभी गए, कुछ स्प्लैश किया, एक आध इवेंट किया, फिर वापस आ गए। गुजरात में कांग्रेस पहले जैसे इनएक्टिव थी, हमेशा इनएक्टिव ही रही है अभी भी। तो आपके लिए एक बहुत बड़ा स्कोप है वहाँ पे। लेकिन जैसा मैंने कहा, अब उसका उस इलेक्शन का भी आपका 1.5 साल बचा हुआ है, गुजरात इलेक्शन के 1.5 साल से ज़्यादा है इनफैक्ट। तो अभी का कोर्ट का वहाँ तक क्या इम्पैक्ट होगा वो आपको पता नहीं। जैसा मैंने कहा, बीच में पंजाब इलेक्शन आएगा, दूसरा भी अपील में जाएंगे ये, हाई कोर्ट में क्या होता है, वहाँ क्या कहते हैं। तो अभी ठीक है, आज एक बहुत बड़ा झटका आप कह सकते हैं कि मोदी सरकार को कहें, सीबीआई ईडी को लेके एक बीजेपी को बहुत ज़्यादा बड़ा सेटबैक है। क्योंकि देखिए, ऑलरेडी जो एक चल चुका है बज, अब प्रधानमंत्री मोदी भी एंटी करप्शन क्रूसेडर रहे हैं वो,
उसके खिलाफ लगातार कि कांग्रेस ने क्या किया, परिवार ने क्या किया, उसी की बात चलती रहती है। लेकिन अभी जो एक कुछ सालों से जो एक नैरेटिव बिल्ड हुआ कि भाई आप केवल आपके जितने सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, वो सारे आप अपोजिशन के पॉलिटिशियंस को टारगेट करते हो, और फिर वो जो आपकी पार्टी में आ जाते हैं तो आप वॉशिंग मशीन बन जाते हैं, उनका कुछ नहीं होता, ज़्यादातर केस ड्रॉप हो जाता है। ये तो ऑलरेडी लोगों के मन में सस्पिशन रहा है। उसमें इस केस को, जिसको कि बीजेपी ने इतना बिल्ड किया, और उस केस में सीबीआई, स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने जितना बहुत ही क्लियर क्लीन चिट दिया है कि कैसे मैनिपुलेट किया गया सारा कुछ को, तो ये एक झटका बीजेपी को भी बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि उनका जो एक लगातार करप्शन के खिलाफ जो एक नैरेटिव चलता है, वो उसमें एक दूसरा डेंट जो है, बहुत बड़ा डेंट ये कोर्ट का जजमेंट लगाएगी। जी, हमारे व्यूअर हैनिबल नाम से वो जानना चाहते हैं, क्या आप जो भी प्रमुख राज्यसभा सांसदों का संक्षिप्त विवरण दे सकते हैं जिनका कार्यकाल इस वर्ष समाप्त हो रहा है राज्यसभा से, और किन्हें दोबारा कार्यकाल मिलने की संभावना है, और कौन कौन से नए सांसद सदन में शामिल हो सकते हैं? देखिए, किनको नॉमिनेट कौन सी पार्टी करेगी ये तो कहना मुश्किल है। बाकी पार्टियां भी अभी अपने आप में डिस्कस कर रही हैं किसको प्रोजेक्ट करना है, नहीं करना है। जाने वालों की लिस्ट में कुछ इंटरेस्टिंग नाम है कि उनका रीनॉमिनेशन होता है कि नहीं। अब जैसे देखिए, इसी साल हरदीप पुरी का भी ख़त्म हो रहा है, शरद पवार का। अब उनका है कि दोबारा वो आएंगे कि नहीं राज्यसभा में, बिकॉज पिछले साल उन्होंने कह दिया था कि ये मेरा लास्ट टर्म है। अभी आपको वहाँ पे एमवीए जो है महाराष्ट्र में, वो एक सीट जीत सकती है अगर सब साथ में आए तो। उसमें क्या शरद पवार आएंगे वापस, या फिर वो पूरा इसको छोड़ देंगे, पार्लियामेंट में से साफ छोड़ देंगे कि इतने सालों के, इतने दशकों के बाद फिर वो पार्लियामेंट के बाहर होंगे। वो उनको देख रहे हैं। आप देखिए तो राज्यसभा के डिप्टी चेयरपर्सन जो हैं हरिवंश, उनका ख़त्म हो रहा है। क्या जेडीयू उनको रीनॉमिनेट करेगी या कोई और होगा, फिर वो आपको देखना पड़ेगा। महाराष्ट्र की बात करें तो रामदास अठावले, अब उनका तो कोई एमएलए है नहीं। अब उनको क्या बीजेपी फिर से उनको वापस राज्यसभा में देगी? शायद दे दे, बिकॉज देखिए उनका एक वो दलित फेस बीजेपी के अलायंस पार्टनर में है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे वोट्स लाते हैं, लेकिन कहने को है, मतलब इतने सालों से एमओएस भी है, तो उनको लाती है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। और नामों को देखें तो खड़गे जी, मल्लिकार्जुन खड़गे। अब मल्लिकार्जुन खड़गे अब कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन, राज्यसभा में भी हैं वो। क्या उनको कांग्रेस फिर से रीनॉमिनेट करेगी? बिकॉज देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं प्रियंक खड़गे, वो ऑलरेडी मिनिस्टर हैं कर्नाटक गवर्नमेंट में, बहुत सारे पोर्टफोलियोज हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के दामाद हैं, उनको ये लोकसभा में लेके आ गए हैं। तो एक अलग डायनेस्टी इन्होंने चला रखी है, कांग्रेस में दूसरी तरह की डायनेस्टी चल रही है। आप कांग्रेस क्या फिर से उनको रीनॉमिनेट करना चाहेगी, या वो रीनॉमिनेट होना चाहेंगे? वो तो प्रेसिडेंट हैं, वो डिसाइड भी कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग लोगों के ये हैं, जो कि प्रियंका चतुर्वेदी हैं आपके शिवसेना से। अब अगर शरद पवार आ गए तो फिर प्रियंका चतुर्वेदी कहाँ से आएंगे? काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोमिनेंट लोगों का इस बार राज्यसभा सीट टेन्योर खत्म हो रहा है। अब कितने आएंगे, कितने रह जाएंगे, कहना मुश्किल है जी। भारत एंड अस करके हमारे व्यूअर वो जानना चाहते हैं, वो कहते हैं डीएमके ने हमेशा कांग्रेस को एक जूनियर पार्टनर की तरह ट्रीट किया है, लेकिन इस बार लगता है कि कांग्रेस ने तय कर लिया है कि हम इस तरह की ट्रीटमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्या ये, और उन्होंने मंत्री पद की मांग भी की है, वो कहते हैं, क्या ये उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ, या उन्होंने समझौता कर लिया और पवन खेड़ा के लिए राज्यसभा जो सीट है उस पर मान गए हैं, जैसी बात चल रही है? देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस का बिना डीएमके के कांग्रेस, मैंने पिछले एपिसोड में चर्चा किया था कि कांग्रेस कुछ कर नहीं सकती इसके बिना। और तभी मैंने कहा था, जो हमें कांग्रेस के ही तमिलनाडु के लोग कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट डील हो चुका है डीएमके से, तो सरकार में आने का तो प्रश्न नहीं उठता। वो स्टालिन इस पर एग्री नहीं करेगी कि किसी अलायंस पार्टनर को सरकार में लाए, वो तो नहीं लगता। बदले में इनको क्या मिलता है? अब हमें कहा जा रहा है कि ये 35 सीट चाहते हैं। इनका पिछली बार 25 दिया था डीएमके ने जी, तो डीएमके 25 ही देती है, उससे कुछ बढ़ाती है। एक राज्यसभा सीट हमें जो कहा जा रहा है कि डीएमके मान गई है, तो कांग्रेस को ये जो इस तरह का इन्होंने प्रोजेक्शन किया कि हम टीवीके के साथ भी जा सकते हैं, हट सकते हैं, टीवी के साथ जाके वो लूजर्स क्लब हो जाएगा। कि टीवीके इतना बड़ा नहीं बना है कि मतलब टीवीके का इम्पैक्ट होगा, लेकिन अभी भी वहाँ के एनालिस्ट, वहाँ के लोगों से जितने बात करो, तमिलनाडु के लोगों से, वो ऐसा फैक्टर नहीं कि कांग्रेस के आ जाने से कांग्रेस के कोई सरकार में आने का चांस है।
एक लार्जर एक नेशनल लेवल पे भी डीएम को छोड़ना कांग्रेस को कभी सूट नहीं करता। तो ये बस बात करने के लिए कुछ एक बार्गेनिंग चिप के लिए यूज़ कर रहे थे कि हमें सरकार में आना है। ऐसा कांग्रेस को भी पता है कि नहीं होने वाला वैसा। बदले में जैसा मैंने कहा, क्या इनके असेंबली सीट्स कुछ ज़्यादा मिलेंगे अलायंस में। अब लेकिन ये अब देखें कई लोग ज्वाइन कर रहे हैं डीएमके के अलायंस को। डीएमडीके आ गई है, आपको एक सीट तो आपके पनीर सेल्वन भी ले जाएंगे। तो क्या डीएम के पास इतना सीट है देने के लिए अपने अलायंस पार्टनर्स को? कांग्रेस को आगे उतना इंडल्ज करेगी? मुझे नहीं लगता। हाँ, राज्यसभा सीट हो सकता है। अब पवन खेरा की बात हुई है, हमें जो कहा जाए पवन खेरा का नाम चल रहा है, लेकिन अभी उस पर काफ़ी कोई सर्टेनिटी नहीं है, कुछ क्लैरिटी नहीं है। बट ओपीएस की एंट्री को किस तरह से देखते हैं आप? ओपीएस के देखिए, ओपीएस को जनरली अब तमिलनाडु में बात करें तो उनको स्पेंट फोर्स माना जाता है कि ऐसा कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन उसको लार्जर एक फिनोमिनन देखिए वहाँ का, तमिलनाडु का, तो अब शशिकला है जैसे। देखिए जयललिता ने क्या किया था, एक लार्जर अम्ब्रेला था उनका। वो खुद तो ब्राह्मण थे, और तमिलनाडु पॉलिटिक्स में आप जानते हैं कि ब्राह्मण का ऐसा कुछ मतलब कोई मतलब वो है नहीं। लेकिन उनका खैर स्टार पावर था, उनका कास्ट से था नहीं, उनका स्टार पावर था। लेकिन उन्होंने क्या किया, उनके सक्सेसिव गवर्नमेंट्स में उन्होंने अलग अलग कम्युनिटी को इतना रिप्रेजेंटेशन दिया, और उसके थ्रू उनका एक्सपेंशन हुआ। जैसे वहाँ एक बहुत इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी है तेवर्स। अब तेवर्स में जैसे अब शशिकला जैसे हैं, शशिकला जो जयललिता से काफ़ी क्लोज थे। आपके टीटीवी दिनकरन, पनीर सेल्वम, ये सारे तेवर फेसेस थे जयललिता के साथ, जो एआईडीएम के फेसेस थे तेवर, जो सदर्न तमिलनाडु में उनका काफ़ी इन्फ्लुएंस है। अभी की जो स्थिति है, देखिए दिनकरन तो टीटीवी दिनकरन चले गए हैं एनडीए के साथ। लेकिन ये शशिकला ने अनाउंस कर दिया है कि हम अपनी एक नई पार्टी बना रहे हैं, और ओपीएस जो है उसको अब डीएम के ज्वाइन कर लिया है इन्होंने। तो एक तेवर वोट जो था, वोट बैंक इनका एआईडीएमके का सदर्न तमिलनाडु में, वो काफ़ी स्प्लिट होगा। कितना स्प्लिट होगा कहना मुश्किल है, लेकिन जब आपका मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट होता है, तो मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट में आपको 2000, 3000, 4000 वोट्स भी काफ़ी मायने रखता है। तो उसमें जो शशिकला का अलग लड़ना, पनीर सेल्वम का डीएमके के साथ चले जाना, ये एनडीए को डैमेज करेगी। ये देखिए, इसमें एक ईपीएस जो है, पलानीस्वामी फॉर्मर सीएम जो हैं, उनकी जिद जो है ना, उनका ईगो, वो पार्टी के ऊपर अपना ईगो जैसे रख रहे हैं। कि अब बीजेपी ने काफ़ी कोशिश की, क्योंकि लगातार पनीर सेल्वन का जब वो एआईडीएम के भी थे तो उनको माना जा रहा था कि ये बीजेपी से काफ़ी क्लोज है, और उनका बहुत पहले डील भी हुआ था। जब हुआ था कैसे थे कि पलानीस्वामी सीएम बनेंगे, वो भी बीजेपी ने करवाई थी यहाँ से, मतलब पीएमआर का इंटरवेंशन रहा था। तो वो हमेशा बीजेपी से उम्मीद कर रहे थे कि वो फाइनली हमें एंट्री करवा देंगे, एआईडीएम के में नहीं तो शायद पूरा एनडीए फुल में ही कहीं। लेकिन पलानीस्वामी ने साफ मना कर दिया। तो ये पार्टी इंटरेस्ट के ऊपर जब आप ईगो रखेंगे तो वो किसी भी पॉलिटिक्स के लिए ठीक नहीं होता। तो जैसा मैंने कहा कि शशिकला का अलग लड़ना, पनीर सेल्वम का डीएम को ज्वाइन करना, एनडीए को डेंट करेगा पोटेंशियली। फाइनली चुनाव को जब होता है तब बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, लेकिन पोटेंशियली अभी जो लगता है कि डैमेज करेगा। चैतन्य कनवाल जानना चाहते हैं, जो भी एनसीईआरटी की जो किताबों को लेकर एक जो पूरी कंट्रोवर्सी हुई, उसके मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के सक्रिय रुख को आप कैसे देखते हैं? खासकर वो ये कहते हैं जब उन्होंने असम के मुख्यमंत्री के विज्ञापन में लोगों को गोली मारने वाले बयान के खिलाफ मामले को सुना तक नहीं, जनता को उनकी प्राथमिकताओं के बारे में क्या समझना चाहिए? ये नहीं कहूँगा सुना तक नहीं, वो उनका कहना था, सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड उसमें था। चूंकि अब हिमंता विश्व शर्मा की बात करें कि आप पहले हाई कोर्ट तो जाए। हालांकि ऐसा नहीं है कि अब आर्टिकल 332 में आपका जो फंडामेंटल राइट्स का एनफोर्समेंट की बात है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आ सकता है। तो कई बार हुआ है, जो उसमें अभिषेक मनु सिंघवी अपना कोर्ट में तर्क भी दे रहे थे कि कम से कम 17 बार इस तरह के सुप्रीम कोर्ट ने केस लिए हैं। लेकिन कोर्ट का था कि सीजे इनकी सूर्यकांत की बेंच थे कि नहीं, हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, तो रिजेक्ट नहीं किया है। वो था कि पहले आप हाई कोर्ट जाइए, फिर यहाँ देखते हैं। और उनके बारे में और भी कई हैं, दो तीन और पीआईएल्स हैं, ऐसा नहीं है केवल एक की ही बात हो। तो अब जैसे एक कुछ पीआईएल्स हैं जिसमें कि गाइडलाइंस चाह रहे हैं, जिसमें कपिल सिब्बल रिप्रेजेंट कर रहे हैं इधर से पेटिशनर्स को। तो उनको जैसे कहा गया कि उसमें हिमंता बिश्व शर्मा और कई सीएम्स के नाम बीजेपी के थे। तो एससी बेंच ने कहा है कि नहीं, इसको आप रिवाइज कीजिए, अब गाइडलाइंस चाह रहे हैं तो केवल एक ही तरफ की पार्टी को क्यों कह रहे हैं, दूसरी पार्टी के बारे में क्यों नहीं बात करना है आप। तो कपिल सिब्बल एग्री की कि ठीक है, हम रिवाइज पिटीशन लाएंगे।
खैर ये तो दूसरी बात है। पहली बात जो ये करे एनसीईआरटी बुक को लेके, थोड़ा सा उसमें एक आप कह सकते हैं कि अब जब करप्शन इन जुडिशरी को आप इंक्लूड करते हैं तो अब करप्शन इन जुडिशरी तो नहीं होता, करप्शन इन लेजिस्लेचर भी होता है। अब कई एमपीज का हम देख चुके हैं, मतलब कैश फॉर क्वेश्चंस, कैश फॉर वोट्स, बहुत सारे आते रहते हैं। तो उसको तो आप बच्चों को नहीं पढ़ाते। क्लास 8 की कोई किताब है तो इनका इतने इम्प्रेशनेबल एज में इस तरह का इम्प्रेशन देना कि जुडिशरी में करप्शन है, ये ठीक नहीं है। और शायद टू एन एक्सटेंट इसमें एक थोड़ा सा वैलिड है कि अब केवल उसी में क्यों कर रहे हैं। अब करप्शन इन पॉलिटिक्स पे भी कोई अभी के चैप्टर में उसमें तो है नहीं। मतलब करप्शन एग्जीक्यूटिव पे नहीं है, करप्शन लेजिस्लेचर पे नहीं है, तो फिर करप्शन जुडिशरी क्यों ला रहे हैं। लेकिन इतनी भी बड़ी बात नहीं थी। मैंने पढ़ा है उसको, उस चैप्टर को काफ़ी डिटेल में, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं उसमें सिखाने के लिए। जैसे उन्होंने कहा है कि जैसे पार्लियामेंट और जुडिशरी का रिलेशंस कैसा होता है, कैसे फंक्शन जुडिशरी करती है, कैसे अपॉइंटमेंट होता है, कॉलेजियन सिस्टम क्या है। तो डिटेल में अच्छी अच्छी चीज़ें उसमें हैं। उसमें आप एक पे आप ऐसा पढ़ गए कि पूरा किताब ही पूरा रोक दिया। अब उसमें से ठीक है ये ऑब्जेक्शनेबल पोर्शन था, आप उसको हटवा लेते, ऑर्डर करते इसको हटाओ। उसमें एक आध दो और चीज़ें हैं जिस पे अब कोर्ट ने कुछ कहा नहीं है, बट जैसे उसमें है कि ये जुडिशियल एक्टिविज़म पे काफ़ी कुछ कहा हुआ है कि बहुत सारी चीज़ों में जुडिशरी बोलती है जो कि एग्जीक्यूटिव का काम है। जैसे कि पोल्यूशन पे आप क्या कह रहे हैं, ये एग्जीक्यूटिव का काम है, कोर्ट का काम नहीं है। अब जैसे कह रहे हैं कि करप्शन में इन्वेस्टिगेशन कोर्ट का काम नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव का काम है। तो इस तरह की चीज़ें बुक्स में है जिसपे कुछ ऑब्जेक्शन हो सकता है, मतलब ऐसा कुछ कंटेंशस नहीं है, जो वो चीज़ें डिबेट में है, लेकिन एक उस पर भी कर सकते हैं। लेकिन जिस बात पे अटक गया, जिसमें पूरा का पूरा बुक को ही चलने ही नहीं देना है, आप केवल ये इंस्ट्रक्शन करते कि आप वो पोर्शन करप्शन जुडिशरी को हटा लीजिए, बिकॉज इम्प्रेशनेबल एज में, अब क्लास 8 का बच्चा क्या एज होता है, उसको अभी से आप बता रहे हैं जुडिशरी में करप्शन है, ये गलत है। उसको आप हटवा सकते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा उस पर स्ट्रिक्टली उस पर रिएक्ट किया है। जी। हमारे व्यूअर नितिन पटेल जानना चाहते हैं, जो तेलंगाना में अभी स्थानीय चुनाव हुए उसमें आप भाजपा के प्रदर्शन को कैसे देखते हैं, उस पर आपके क्या विचार हैं। वो ये भी कहते हैं उन्हें मिले जुले नतीजे मिले, वोट शेयर में मामूली बढ़ोतरी हुई, लेकिन दिखाने के लिए कोई खास जीत नहीं मिली और उन्होंने वास्तव में सिर्फ करीमनगर और उसके आसपास के क्षेत्र में ही बढ़त एक तरह से बनाई, जो बंदी संजय कुमार का एक तरह से निर्वाचन क्षेत्र है। क्या भाजपा अब उन्हें राज्य में पार्टी का चेहरा बनाएगी या फिर वे अमित शाह के करीबी सहयोगी जैसे जय किशन रेड्डी, जी किशन रेड्डी और इटाला राजेंद्र के लिए एक तरह से नज़रअंदाज होते रहेंगे? पहले तो सेकंड पार्ट क्वेश्चन उसमें मैं कहता हूँ, आपके रामचंद्र राव उन्होंने तेलंगाना में बीजेपी ने प्रेसिडेंट बनाया है, मेरे ख्याल से 6 महीने पहले ही बनाया है, तो अभी उनको रिप्लेस करने का तो मुझे कोई पॉसिबिलिटी नहीं लगता। जहाँ तक ओवरऑल परफॉर्मेंस की देखिए तेलंगाना में, तो अब ये आप कह सकते हैं कि करीमनगर में इन्होंने अपना मेयर ले आया ये, जो कि पिछली बार किसी कॉरपोरेशन के मेयर अगर बीजेपी हुई थी तो मेरे ख्याल से 1981 में यूनाइटेड आंध्रा में था, विशाखापत्तनम में मेरे ख्याल से। उसके बाद इनका किसी कॉरपोरेशन में मेयर हुआ, तो करीमनगर में इनका एक मेयर आ गया, जो इनके लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट कर रहा होगा, वो बूस्ट करेगा। लेकिन ओवरऑल रिजल्ट्स देखें तो करीब देखिए 15% वोट्स आए हैं। अब इनको लोकसभा में करीब 35% वोट्स आए थे, और उसके बाद अब 15% आना तो बहुत ज़्यादा वो नहीं है, बहुत इतना भी ज़्यादा पॉजिटिव अब नहीं कह सकते। कि कह सकते हैं अब लोकल बॉडी पोल्स है और लोकसभा का अलग होता है, लेकिन वोट शेयर नीचे ही आया है। ओवरऑल सारे वार्ड्स देखे जितने जगह हुआ उसमें करीब 10% वार्ड्स करीब बीजेपी के आए, बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन इन्होंने निजामाबाद में अच्छा कि केवल करीमनगर में, निजामाबाद में भी आपके अरविंद धर्मपुरी बीजेपी के सांसद हैं, तो वहाँ पे भी कई जगह पे इनके अच्छे आए हैं वार्ड्स। लेकिन ब्रॉडर केस में देखेंगे तेलंगाना में, तो इनका वही एक लिमिटेड एरिया जो है, जैसे हैदराबाद, आदिलाबाद, निजामाबाद, करीमनगर, इन एरियाज़ में बीजेपी का कंसंट्रेशन रहा है। ये फिर से वही रिफ्लेक्ट कर रहा है कि बहुत ज़्यादा उनका एक्सपैंड नहीं कर रहा है। और करीमनगर में खुश इसलिए होंगे बिकॉज पिछली बार हैदराबाद में इन्होंने जीएचएमसी का जो इलेक्शन हुआ था, इसमें बीजेपी ने काफ़ी बढ़िया किया था। ठीक है, मेयर इनका नहीं बना अब, लेकिन एक इसको बूस्ट लेके ये सोचेंगे कि जब भी
ग्रेटर हैदराबाद वाले में होता है इलेक्शन, तो इसमें शायद बेटर परफॉर्मेंस करने का सोचे। लेकिन अभी के परफॉर्मेंस में एक मेयर बनना कहने के लिए है कि बड़ी चीज़ हो गई, लेकिन ब्रॉडर सेंस में बीजेपी के हिसाब से देखिए कि तेलंगाना में क्या रिवाइव कर रही है, वो नहीं देखा। अभी बीआरएस जो है नंबर 2 पे आई है लोकल बॉडी में भी। जहाँ तक बांदी संजय कुमार का सवाल है, ठीक है, उन्होंने प्रूव किया कि अभी उनका वहाँ पे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में उनका है स्ट्रेंथ, पकड़ है, लेकिन इमीडिएटली उनका कोई ऐसा कुछ बेनिफिट मिलने वाला हो कि वो आके फिर से दोबारा स्टेट प्रेसिडेंट बन जाएंगे, वो मुझे नहीं लगता। जी, नरेंद्र आर्य जानना चाहते हैं कि जो पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया हुई है उसका एक तरह से प्रकाशित की जाएगी उसकी सूचियां। सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर प्रक्रिया की निगरानी में बहुत सक्रिय भूमिका निभाई। हालांकि न्यायालय ने इस राजनीतिक नाटक में किसकी गलती है यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा, लेकिन अब तक की न्यायालय की टिप्पणियों और आदेशों का आप सार प्रस्तुत कर सकते हैं। और अदालत की टिप्पणियों को देखते हुए आपके अनुसार दोषी कौन है, पश्चिम बंगाल सरकार या इलेक्शन कमीशन? देखिए, ये तो मैं फाइनली नहीं कह पाऊँ कि कौन दोषी है, बिकॉज दोनों तरफ से लग रहा है। अब कई बार इलेक्शन कमीशन को भी ब्लेम कर सकते हैं, खास करके सी ज्ञानेश कुमार को आप ब्लेम कर सकते हैं, बिकॉज वो पॉलिटिशियन की तरह बात करता है। और हमारा ये कई प्रोग्राम में हम बात कर चुके हैं, एसआईआर के में कोई एसआईआर आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आप वोटर्स में कहते हैं वोटर्स लिस्ट में इतना गलत हो गया, कांग्रेस कह रही है, बाकी अपोजिशन पार्टी कह रही है कि वोटर से बहुत सारे गलत नाम पड़े हुए हैं, बहुत सारे डेड हैं, वो भी उसी में हैं, तो एसआईआर तो करना पड़ेगा। उस एसआईआर में इशू नहीं है कि जैसे इम्प्लीमेंट होता है उसका इशू है, लेकिन उसका इशू किन पार्टियों को होता है। अब देखिए, अब तृणमूल कांग्रेस मुद्दा बना रही होगी, लेकिन फैक्ट ये है कि ग्राउंड पे बीजेपी से ज़्यादा प्रेजेंट है तृणमूल। और जब भी इस तरह का एक्सरसाइज होता है तो ग्राउंड में आपका कितना काडर है वो बहुत मैटर करता है, कि आप कितने लोगों को लाके कितने को आप एंट्री करवा पाए, डिलीट करवा पाए या नाम ठीक करवा पाए, उसके लिए आपको ग्राउंड पे काडर होना बहुत जरूरी है। तो तृणमूल का अपनी एक राजनीति है कि इस पे कि इलेक्शन कमीशन ये कर रही है, वो कर रही है, लेकिन इंटरनली उनको बहुत ज़्यादा इससे इशू नहीं है, क्योंकि अपने देखा होगा, मतलब कई जगह हो रहा है, यूपी में बहुत सारे डिलीशंस हो गए थे, तो उसमें फिर से दोबारा उस पर चेकिंग रिचेकिंग सब कुछ हो रही है, लेकिन डिलीशंस वहाँ भी काफ़ी हुआ है। कैन यू इमेजिन कि लखनऊ में 30% डिलीशन हो गए थे उसमें। तो इस तरह के इशू चलते रहते हैं। जो पार्टी ग्राउंड पे रहेगी उनको ये पता होता है कि कैसे इसको फाइट करना है ग्राउंड से। वही प्रॉब्लम कांग्रेस का रहा है कि वोट चोरी, लेकिन चूंकि उनके अपने बूथ लेवल पे काडर नहीं है जो कि जाके जनता को लाएं और अगर गलत हुआ है तो दिखाएं, तो इसलिए उनका आर्ग्यूमेंट ज़्यादा काम करता नहीं है इसमें। हमारे एक और व्यूअर हैं जो घुंघरू गलगोटियन के नाम से उन्होंने प्रश्न पूछा है। 2 सवाल हैं उनके, वो जानना चाहते हैं, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी ने मीडिया से कांग्रेस और विपक्ष को अलग अलग देखने की अपील की है, इस पर आपके क्या विचार हैं? और दूसरा वो ये भी जानना चाहते हैं कि अधिकांश मुख्यधार मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उन्हें अनुकूल कवरेज देता है, तब भी प्रधानमंत्री मोदी मीडिया के प्रति अक्सर इतने आक्रामक क्यों दिखाई देते हैं? और 2024 के जो इंटरव्यू हुए उसमें भी कुछ अत्यंत अनुकूल और विनम्र पत्रकारों को भी उन्होंने एक तरह से वो कहते हैं फटकार लगाई। इस शक्ति प्रदर्शन के पीछे राजनीतिक गणित क्या है? देखिए, मैं प्रधानमंत्री मोदी या जो राहुल गांधी कहते हैं मीडिया के बारे में, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन सच्चाई ये है कि एक स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट मीडिया डेमोक्रेसी के लिए तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन पॉलिटिकल क्लास को सूट नहीं करती, बिकॉज पार्टियां तो कभी अपोजिशन में है, कभी रूलिंग, कभी ट्रेजरी बेंचेज में है, इनका तो आना जाना रहता है, कभी सत्ता में कभी बाहर। अगर स्ट्रांग मीडिया हो तो सबको उससे परेशानी होती है, स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट मीडिया हो तो उसकी क्रेडिबिलिटी जा रही है। अगर जो लगता है कि क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन हो रहा हो तो पॉलिटिकल क्लास उसमें कोई, मुझे लगता नहीं कोई आंसू बहाने वाला है इसको लेके। उनका दूसरा एक और प्रश्न है, वो कहते हैं जैसे ही चुनाव की तिथियां घोषित होती हैं, गैर जो गंभीर दल हैं जैसे भाजपा, डीएमके और टीएमसी जमीनी स्तर पर काम शुरू कर देते हैं। वो कोट एंड कोट थोड़ा सार्कास्टिक कमेंट है उनका। केवल कांग्रेस ही समझती है कि लंबे समय में चुनाव जीतना महत्वहीन है, असली मुद्दा यह तय करना है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, और कांग्रेस नेता आपस में ही इसके लिए लड़ाई शुरू कर देते हैं कि हम अगले चुनाव में भी यही देखेंगे, और वो असम के बारे में खासकर बोल रहे हैं। देखिए, जहाँ तक ज़मीनी स्तर पे काम करना नहीं करने वाली बातें हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। कांग्रेस का वो बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक रहा है, सारा कुछ ट्विटर पे चलता है, ज़मीनी स्तर पे कोई आप उस तरह का मूवमेंट देखते नहीं है।
जहाँ तक एक मुख्यमंत्री पद के लिए आप जो दावेदारी की बात करें, कई लीडर्स हो जाते हैं, ये बहुत नेचुरल प्रोसेस है, मुझे उसमें कुछ गलत नहीं लगता। देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाई कमांड इसी चक्कर में जो है सो कांग्रेस का जो ये हुआ कि सीधे हाई कमांड डिसाइड करिए कौन सीएम होगा, तो उस पे सारे के सारे जो सो कॉल उनके दावेदार जो होंगे वो ग्राउंड पे काम करना छोड़ के वो सीधे काम करना शुरू कर देंगे हम कितना हाई कमांड में खुश करें, क्योंकि हाई कमांड को ही अपॉइंट करना है सीएम। वो गलत है, उसका कांग्रेस को बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा है। मतलब ओवर द डेकेड्स किसी भी पार्टी में, किसी भी डेमोक्रेटिक पार्टी में ये राइवलरी होते रहनी चाहिए। मैं इंडिविजुअल्स का, इसलिए इंडिविजुअल्स पे नहीं जा रहा हूँ, मैं एक जनरल कह रहा हूँ अक्रॉस स्टेट्स, क्योंकि जो चैलेंजर होगा उसमें है कि जो बेटर करता है, जो बेटर प्रिपेयर्ड हो, जिसका बेटर मास अपील हो, उनका होना चाहिए। अगर चैलेंजर नहीं है, इसका मतलब किसी ने कुछ काम ही नहीं किया, किसी का अपना कोई बेस ही नहीं है। जिसका भी बेस होगा उसके अपने एम्बिशंस होंगे, एस्पिरेशंस होंगे, तो वो राइवलरी मेरे ख्याल से हेल्दी राइवलरी है। उस पर मतलब मुझे इसमें गलत नहीं लगता। हाँ, एक वो है कि हम हाई कमांड के आदमी हैं और हाई कमांड का हम लॉयलिस्ट है, इसलिए हम सीएम बने। राइवलरी केवल लॉयल्टी के बेसिस पे है राइवलरी कि ये भी लॉयल है मेरा, वो भी लॉयल है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेस। उसमें प्रॉब्लम है। अदरवाइज आपका बेस हो तो आप लड़ें। आपने देखा, मध्य प्रदेश की बात कर ले आप, वही ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, चलता रहा। सबके अपने अपने बेस थे। फाइनली ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी छोड़ गए इस इशू को लेके बाद में। तो हर एक स्टेट में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, बट कंपटीशन नेचुरल है। जहाँ तक एक राइवलरी है अमंग कंटेंडर्स या एस्पिरेंट्स, अगर उसमें राइवलरी है चीफ मिनिस्टर होने के लिए, उसमें मुझे कुछ ऐसा कुछ गलत नज़र नहीं आता। किसी भी डेमोक्रेटिक पार्टी में ये होना चाहिए। जी, हमारे व्यूअर्स के सारे सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम हाजिर होंगे अगले सप्ताह। अलग अलग राज्यों से जुड़े प्रश्न आप हमें ज़रूर भेजें।